नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल के रोशनपुरा में एमपी ऑनलाइन के संचालक को एक युवक ने गोली मार दी। घटना में दुकान संचालक को गोली छूटते हुए निकल गई। बताया जा रहा है कि कार सवार आरोपी पैसे ट्रांसफर कराने के लिए ऑनलाइन शॉप पहुंचा था, जहां उसने खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर कराए थे। जब दुकानदार ने रकम मांगी तो वह कार से राइफल निकालकर लाया और अचानक की दुकान संचालक पर फायर कर दिए और हवाई फायर करते वहां से फरार हो गया। घायल संचालक का नाम श्याम बताया जा रहा है और उसकी कमर में मामूली चोट लगी है। गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान लोकेंद्र सिंह गुर्जर के रूप में की गई है। वाहन भिंड के पते पर रजिस्टर्ड है। उस पर पुलिस लिखा था। एक गोली अक्षय ज्वेलर्स की कांच पर लगी। घटना के बाद स्थानीय दुकानदार दहशत में आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल मिजोर। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ नहीं, मेरे बेटे के साथ हुआ। और क्या हुआ यहाँ पर? एक आदमी आया, हाँ। गाड़ी लेके, फोर व्हीलर थी, गाड़ी लगाई उसको दुकान पे पर, हाथ में बंदूक थी। अब कौन सी थी पता नहीं है, बंदूक अपन को अपन जो में होते भी नहीं। फिर वो आके बोलता है कि भैया मेरे को 20,000 रुपये ट्रांसफर करो। तो हमने पूछा कि खाते में है या मोबाइल पे या काय पे, तो फ़ोन पे करा हुआ। तो बोला हमने कि सर पैसे ट्रांसफर करवा लिए थे क्या? पैसे ट्रांसफर 30,000 करवा लिए। हाँ, आपने पैसे मांगे तो क्या किया? फायर कर दिया। फायर कर दिया कि दुकान पर किया कि आप पर? बेटे पे किया। यहाँ बैठा हुआ था आरोपी। हाँ। और फायर किया, बेटा सामने खड़ा था। हाँ। वो घूम गया तो वहाँ से लगते हुए निकल गई। हाँ, थोड़ा सा निशान आ गया, छू कर चली गई। तो अभी के भर्ती करवाया गया? वो मेडिकल करवाने गए हैं और राइड खाने वाले। आरोपी की पहचान हुई है? नहीं सर, वो हमारे को आदमी पहली बार ही आया हूँ। तो कितने लोग थे? एक सिंगल आदमी कार से आए थे। सर, रोशनपुरा चौराहे के पास एक फायरिंग का मामला सामने आया। क्या पूरा मामला है और किस तरीके से घटना हुई है? ये रोशनपुरा चौराहे के पास में एक मोबाइल उसकी ट्रांसफ़र और इंटरनेट की शॉप थी। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया है और उसने कुछ पैसे वगैरह ट्रांसफ़र कराए और एक्स्ट्रा जब पैसे ट्रांसफ़र कराने के लिए बात करने लगा तो दुकानदार उन्होंने शॉपकीपर ने बोला कि पहले आप जितना पैसा ट्रांसफ़र करें उसको हमको कैश दीजिए, तब हम आगे करेंगे। इस बात पे संभवतः वो विवाद हुआ और उसने फिर वहाँ पे अपने एक वो फायर आर्म्स लेके आया था, उससे फायरिंग कर दी और जो कि वहाँ पे जो लड़का था उसको छूते हुए ऐसा उन्होंने बताया कि निकल गई है। इसके बाद भी उसने एक दो राउंड और उसने फायर किए हैं और उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी लेके भाग गया। तो अभी हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं, हमने चेकिंग वगैरह लगा रखा है और जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसको कलेक्ट किया जा रहा है और पूरी टीम इसमें लगी है और जल्द ही हम कोशिश करके आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। सर, पहचान तो कर ही लिया, आरोपी की फ़ोटो भी आ गया है, तो क्या अब गिरफ्तारी बच की? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से सारी चीज़ें डिटेल वर्कआउट किया जा रहा है और जो सस्पेक्ट है कुछ हमारे पास फोटोग्राफ वगैरह भी आए हैं, उसके आधार पर इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश बघेलखंड के जो युवक युवतियों का चयन इंचार्ज की सेवा में चयन हुआ है, उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहे। इस कार्यक्रम में आयोजक कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अजय सिंह ने सरकार पर तीखे प्रहार किए और राज्य की प्रशासनिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में फ्रीबी कल्चर यानी मुफ्त योजनाओं का चलन खतरनाक है। उन्होंने साफ कहा, मैं फ्री भी कल्चर के पक्ष में नहीं हूं। सत्ता में वही आए जिसकी पहचान उसके काम और हुनर से हो, न कि मुफ्त बांटने से। उन्होंने बताया कि बघेलखंड भवन ट्रस्ट के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं और प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। उनका कहना था कि जो युवा अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें पहचान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैले। राज्य भर में आंखों की बीमारी से जुड़ी घटनाओं पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। कहा, मध्य प्रदेश में सरकार ऑटो मोड में चल रही है। जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक ही व्यक्ति हो और अधिकतर समय प्रदेश से बाहर रहें तो शासन प्रशासन ठप पड़ जाता है। कार्रवाई हर बार घटना के बाद होती है, जो बहुत दुखद है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था पर ध्यान न देने के कारण डकैती, हत्या, चेन स्नैचिंग और अब आतंकी गतिविधियों जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि जब गृह विभाग की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो अपराधी और आतंकवादी दोनों को खुली छूट मिल जाती है। अब भोपाल में मैंने पहले कह दिया, जब गृह मंत्री मुख्यमंत्री हो, गृह की तरफ कोई ध्यान न हो, विभाग में किस तरह से काम हो उसकी चर्चा न हो, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई न हो, तो समझ सकते सभी आ जाएंगे, टेररिस्ट भी आ जाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिसको जो काम सौंपा जाता है वो काम
सही तरीके से करें, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि कोई विभाग का मंत्री है तो वह विभाग की पूरी जवाबदारी वो ले। एक समय वो था कि कभी एक रेल एक्सीडेंट कहीं हो जाए तो रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी इस्तीफा देते थे। आज बड़ा हादसा भी हो जाए तो कहेंगे साहब हमारा नहीं, हम तो जांच करेंगे। भावांतर योजना जो है इसका इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसके लिए मंडी बोर्ड को कहा जा रहा है कि 15 करोड़ मंडी करोड़ ने मना कर दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोन नहीं ले सकते। अब कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं कि मंडी बोर्ड बंद हो जाएगा, इससे चाह देखिए, फ्री भी ये जो मुफ्त में जो सामान दिया जा रहा है सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, ये किसी भी सरकार के लिए लाभदायक नहीं है। यहाँ पर 1200 से 1500 हो गया, बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो 10,000 5,000 की घोषणा हो रही है, लेकिन इससे सरकार बन सकती है, आप सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन वित्तीय हालत आपके प्रदेश की बर्बाद हो जाएगी। वो हो रहा है। कांग्रेस जब सत्ता में थी, अब कांग्रेस को भी फ्री बीज पे जाना पड़ रहा है मजबूरी में। देखिए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं फ्रीबी कल्चर के पक्ष में नहीं हूँ। आप अपने हुनर से, आप अपने काम से पहचान हो तो आप सत्ता में आए। एक आखिरी सवाल जिला के टीम को लेकर था। नहीं, उसको यहाँ खराब हुई है, प्रदेश भर में हुई है, लेकिन भोपाल में सबसे ज़्यादा आई है। अब जाके हाई लेवल मीटिंग हो रही है, अब जाके इस पर कार्रवाई हो रही है। कलेक्टर का ये कहना है कि 9 तारीख को हमने आदेश दिए थे, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं है। इस छिंदवाड़ा के बाद आप इस पूरी घटना को किस तरह देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है। एक जैसे हवाई जहाज चलती है ना, कभी कभी कहते हैं ऑटो मोड, तो मध्य प्रदेश सरकार भी ऑटो मोड में है। जब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही हो और वो ज़्यादा समय प्रदेश के बाहर घूम रहे हों तो प्रदेश की सरकार भी ऑटो मोड में है। उनको चिंता नहीं, कार्रवाई होती है घटना के बाद, बड़ा दुखद है ये, और इस तरह से ये रहेगी, कार्रवाई होगी और समय पर ना होगी। ये बहुत ही दुखद प्रदेश के वासियों के लिए है। मैं पकड़ लूँ? नहीं, तकलीफ हो रही हो। इसको उधर कर दो, इसको आईडी दे दो। जी हाँ, आईडी हमारी, ठीक है सर। बघेलखंड की प्रतिभाओं का सम्मान है। बघेलखंड भवन ट्रस्ट के माध्यम से ये दूसरा सम्मान कार्यक्रम है। हम लोगों के अंचल से जो भी युवा युवती कोई फील्ड पर अपना पहचान बनाते हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनका सम्मान हो, उनको थोड़ा और उत्साहवर्धन किया जाए और समाज में काम करने के पहले उनको लगे कि उनको भी पहचान हुई है। सिर्फ इतना कार्यक्रम। ये जो आग वाला जो कारण हुआ है, राजधानी भोपाल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत हुसूर विधानसभा में आयोजित हुआ। विधानसभा सम्मेलन विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए भोपाल के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप। युवा सदन पर आयोजित इस सम्मेलन में हुजूर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों व्यापारी एवं नागरिक सम्मिलित हुए। हुजूर विधानसभा में आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में पहुंचे मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा, प्रधानमंत्री का आह्वान देश के लिए जन आंदोलन बन गया है। हर और स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग को लेकर विशेष उत्साह, लोग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे आकर योगदान दे रहे हैं। विधायक रामेश्वर ने कहा, दीपावली का त्योहार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वोकल फॉर लोकल को समर्पित रहा। स्वदेशी सामान के साथ स्वदेशी दीपावली पूरे देश ने मनाई है। इसके बाद स्थानीय उत्पादों को बल मिला, जिससे उनके विक्रेताओं की दिवाली भी शानदार मनी है। चाइना की थी क्या, अमेरिका की थी क्या, ऑस्ट्रेलिया की थी क्या, इंग्लैंड की थी क्या, कहाँ की थी? अरे हाथ उठाकर स्वदेशी ताली बजाकर बताओ, भारत की वैक्सीन थी, भारत के विज्ञान। और ये कैसे संभव हुआ? मोदी जी के कारण। उन्होंने कहा तैयार करो, वो प्रयोग करके तय करो अगर अपनी। और कितने लोग देशों को दिया हमने? 100 देशों को। कितने? 100 देश, 100 देशों को। ये है हमारा स्वदेशी अभियान। जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अमेरिका कहता है हम बहुत बड़े हैं, दवाएं तो हमसे लेता है। अभी सबसे ज्यादा टैक्स हमारी दवाओं पे ही लगा रहा था। अब धीरे धीरे सुर बदले। क्यों? उसको
समझ में आ गया मैं चाहे जितना बंदर जैसा उछक लूं, शेर तो शेर ही है और हिंदुस्तान शेर है, इससे लड़ा नहीं जा सकता, इससे लड़ा नहीं जा सकता, इससे टकराया नहीं जा सकता। और इसलिए भारत के स्वाभिमान को, भारत को जन जन तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, गांव में रोजगार के अवसर खड़े हो रहे हैं, कितनी फैक्ट्री, कितने उद्योग की क्या प्लानिंग हो रही है ये बताएंगे। मैं केवल आपसे यही प्रार्थना करता हूं, हम अपनी जिंदगी में कोशिश करें अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें। जो बहुत ही अति जरूरी है और जिसका हम उपयोग करना जरूरी मानते हैं, उसको छोड़कर अगर वो भारत में नहीं बनती है तो बात अलग है। और भारत में तो मैं लगता है सब बनता है, तो सूरज भी भारत ही बना रहा है, और कौन बना रहा है उसके पास है क्या, मुझे बताओ। सबसे पहले सूरज की प्रार्थना हमने की, सबसे पहले सूरज को हमने पूजा, पानी को हमने पूजा, पेड़ों को हमने पूजा, हवा को हमने पूजा, आग को हमने पूजा। तुम्हें तो कुछ ना पूजा आता है ना पाठ आता है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, हाथ पकड़ो जू 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 करो, बस इतने से ज्यादा क्या आता है। और हमने कोरोना में बता दिया कि ज्यादा हाथ चाटने से काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़ने से ही काम चलेगा। और इसलिए भारत ने दुनिया को कहा कि नमस्ते ही एकमात्र साधन है जो एक दूसरे को जिंदा रख सकती है। और इसलिए गांव, गरीब, पहलवान सब लोग जानते थे 100 साल नहीं 1000 साल पहले से कि हाथ जोड़कर राम राम करोगे तो सामने का दिल भी पिघल जाएगा। गले मिले कि नहीं मिले, पर दिल मिलकर हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। मेरा हिंदुस्तान कब से आगे बढ़ रहा है और आज आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अभियान लगातार चलेगा। कब तक, कब तक बताओ, कब तक? अरे जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। और 2047 का जब डंका बजेगा तो लाल किले की प्राचीर पर भाजपा का प्रधानमंत्री खड़े होकर, नरेंद्र मोदी जैसे नेता खड़े होकर कहेंगे आज भारत सब चीजें बनाकर तैयार कर रहा है, मेरा देश स्वदेशी है और मेरा आत्मनिर्भर भारत बनकर तैयार खड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हम खड़े हो जाएंगे। हम दुनिया को चुनौती भी देंगे और दुनिया की मानवता की रक्षा भी अगर कोई करेगा तो वो मेरा भारत कर सकता है। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए केवल आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हम घर घर स्वदेशी अभियान चलाएं। और ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे अभियान के समय जिसने हिंदुस्तान के अंदर स्वदेशी भावना का जागरण किया हो, जिनने हिंदुस्तान के जनमानस में स्वाभिमान की भावना का जागृत किया हो, जिनने हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी बनाने के लिए तैयार किया हो, जिसने बाल काल से लेकर जिंदगी भर सामाजिक सेवा के साथ राष्ट्र सेवा का व्रत धारण किया हो, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में हमारी कोशिश है कोई घर छूटे नहीं, जहां अंधेरा है हर घर को रोशन करेंगे और भारत माता की सेवा में उस घर को भी तैयार करेंगे, उस घर को भी जोड़ने का काम करेंगे। यही प्रार्थना मुझे आप सबसे करना थी। माननीय चेतन कश्यप जी हमारे बीच में उद्बोधन देंगे। मैं चेतन कश्यप जी को उद्बोधन के लिए बुलाऊं। आप दोनों हाथ उठाकर जब तक ताली बजाते रहिए, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए। बोले भारत। 11 के बीच मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, क्रीड़ा भारती का मेरे ऊपर दायित्व है, तो मैंने कहा था आप अकेले ही भाषण दे दें तो भी बहुत होगा, 2 भाषण की जरूरत नहीं है। परंतु उन्होंने कहा नहीं, अगर आप भोपाल में हैं तो आपको आना है। और मैंने इसीलिए आपके आग्रह को, क्योंकि रामेश्वर जी का मेरा रतलाम में एक यात्रा में संपर्क आया और जब इन्होंने वहां रतलाम में भाषण दिया तो मेरे पूरे चुनाव के अंदर लोग कहते रहे कि रामेश्वर जी को बुलाओ, परंतु वह समय आप लोगों के प्रेम का था, आप लोगों के बीच रहने का था, तो वो नहीं आ पाए। तो मैंने यह आग्रह भी किया, परंतु आज का यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह भाषण का या मंच का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम एक संकल्प का कार्यक्रम है। और जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 2047 में जब भारत आजाद हो तो यह एक विकसित भारत भी हो, परंतु विकसित के साथ में आत्मनिर्भर भारत भी हो। क्योंकि विकसित होना और उसका स्थायित्व होना, विकास कभी कभी कई बार विदेशों की राशि से, विदेशों के फंड से, विदेशी पैसे से भी विकास हो जाता है,
परंतु स्थायी विकास जब होता है कि जब हम अपने बल पर खड़े हों। यहाँ पर हम भी जानते हैं कई बार हम आसपास से इधर उधर का लोन लेकर के अपने आप को विकसित बता सकते हैं, परंतु आत्मनिर्भर वही परिवार होता है कि जिसने अपनी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी हो, वह किसी के भरोसे में नहीं हो। और यही एक मंत्र है आत्मनिर्भर भारत का, वह मंत्र है स्वदेशी, कि हम स्वदेशी को अपनाएं। कांग्रेस की बात अभी रामेश्वर जी ने करी। इनके नेता जिन्होंने आंदोलन करे या स्वतंत्रता का आंदोलन करा, तो आजादी के अंदर उन्होंने स्वदेशी का मंत्र दिया था। तब पूरे देश ने स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करा, परंतु उसके बाद जब भारत आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो वे इन सारे विषयों को भूल गए। वे अपनी ही धुन में थे, वे पूरी दुनिया के नेता बनना चाहते थे और उसके अंदर उन्होंने स्वदेशी के मंत्र को भूले। परंतु भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस मंत्र को पकड़ के रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ठेगड़ी जी द्वारा स्वदेशी अभियान चलाया गया, स्वदेशी जागरण मंच बनाया गया और उस जागरण मंच के माध्यम से पूरे देश में एक अलग जगह के रखी। और आज वह दिन आ चुका है कि जहां से भारत एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि हमें आगे बढ़ना है और इस देश की जो आधार रखना है, आपके बच्चों का भविष्य कैसा बने, आपके युवाओं का भविष्य कैसा बने, उसका आधार हम कैसे रखें, वह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और वह कड़ी भारत के लिए एक सौभाग्य भी है कि उसके पास एक ऐसा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी के रूप में। आज ही आपने सुबह अखबारों में पढ़ा होगा कि नरेंद्र मोदी को भी जरूरत नहीं लगी, हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने अमेरिका को आंखें दिखाई। भारत की ताकत बहुत कम नहीं है, भारत की ताकत बहुत बड़ी है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि हमारी कनपट्टी पर कोई बंदूक रख के भारत से समझौता नहीं कर सकता है, हम स्वतंत्र हैं और स्वाभिमानी भी हैं। ये बात हमारे मंत्री ने अमेरिका को बताई है। अभी मोदी का तो मुद्दा ही नहीं आया है और जब अगर मोदी बोलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि ट्रंप की कुर्सी भी हिलने लगेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान। छिंदवाड़ा घटना पर बोले दिग्विजय सिंह, कोलड्रिफ दवा से कई बच्चों की जान चली गई। 2 सितंबर से लगातार हालत बिगड़ती गई, लेकिन 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री ने दवा को क्लीन चिट दी। क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूछे सवाल। क्या प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर ने कभी बैठक नहीं की? 2 सितंबर को पहली मौत हुई, 1 महीना सरकार को समझने में क्यों लगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी पूछे सवाल। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 9% कंपनियों का ही निरीक्षण क्यों किया? 100% क्यों नहीं हुआ? 36% फेल हुआ, फिर भी बिक्री क्यों बंद नहीं हुई? 2023 में जब सजा समाप्त कर जुर्माना लाया गया, 945 करोड़ फार्मेसी कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करवाया गया। इन कंपनियों में से 35 कंपनियां ऐसी थी। बीजेपी का कहना है कि नकली दवा बनाओ, लोगों को मारो और हमें चंदा दो। जो संस्थाएं बनाई गई हैं जांच के लिए बीजेपी के चंदा लेने के कारण काम नहीं कर पा रही। एमपी में एक भी टेस्टिंग लैब क्यों नहीं है? दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री से की मांग, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाए जो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में काम करे। सरकारों में इस मामले को लेकर गंभीरता नजर नहीं आती। पहले भी घटनाएं हुई, फिर भी कार्बाइड गन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? इन सरकारों को किसी की भी चिंता नहीं है। क्वालिटी फर्स्ट प्रोक्योरमेंट मॉडल क्यों नहीं अपनाया गया? फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। नकली दवाई बनाओ, लोगों को मारो और हमें चंदा दो। भाजपा का ये कार्य करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी की फार्मा फंडिंग के कारण नियामक संस्थाओं को अपना कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। जो नियामक संस्थाएं हैं जिनके बारे में स्वास्थ्य केंद्र मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, वो बैठक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं तो कब बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय हुआ बताएं। WHO के अनुमान के अनुसार
10 से 25% दवाएं स्पूरियस, फेक या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी होने से सरकारी कोष को सालाना 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान क्या नहीं हो रहा है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से 49,000 अतिरिक्त मौतें हो रही हैं, फिर भी निरीक्षकों की संख्या WHO मानक से 70% कम क्यों है? सरकार एक दशक से भी पर्याप्त निरीक्षक की भर्ती क्यों नहीं कर रही है? मध्य प्रदेश में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं है, सब टेस्टिंग प्राइवेट लैब में हो रहा है। ये क्या कारण है? क्या उसमें आवश्यकता नहीं थी? अब हमारा मुख्य सचिव से ही सवाल है। राज्य मुख्य सचिव राज्य स्थायी समिति के स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टेस्टिंग मेथड ऑफ एनालिसिस और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस चेक करने का क्यों अंदर नजरअंदाज किया? क्या उनकी जवाबदारी तय नहीं होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 2023 ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन पर देरी और अतिरिक्त खर्चे का आरोप लगाया था, फिर भी मुख्य सचिव जी ने इस पर कोई कार्रवाई की कि नहीं की? ये सवाल तथ्यों पर आधारित हैं। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 3 अक्टूबर, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण कंट्रोल सर्कुलर 4 अक्टूबर, ऑटोप्सी रिपोर्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट से साबित होता है कि किस तरह जहरीली सिरप का व्यवसाय कमीशन खोरी के कारण चलता रहा। अब अमूमन तौर पर ये निर्देश हैं हर ड्रग इंस्पेक्टर को फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाई हुई दवा के हर बैच के एक टेस्ट सैंपल कराना चाहिए। क्या टेस्ट सैंपलिंग हो रही है? अगर हुई है तो कब कब हुई है, कितनी हुई है, कितनी प्रतिशत हुई, उसकी जानकारी होना चाहिए। केंद्र ने रिकॉल 4 अक्टूबर को जारी किया, लेकिन प्राइवेट चैनलों से बिक्री जारी रही क्योंकि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निजी क्षेत्र की निगरानी नहीं की। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत केंद्र 60% फंडिंग देता है, फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन सैंपलिंग क्यों नहीं कराई? पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जो हैं उनका आप जान रहे हो महीना बना हुआ है, महीना वसूली चला हुआ है। जन विश्वास अधिनियम आपकी सरकार का है, जो नकली दवाएं बनाने और बेचने वाले की सजा को कमजोर करता है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 अक्टूबर को 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन मुख्य सचिव ने तीनों नौकरशाहों पर अभी तक कार्रवाई आगे की क्यों नहीं की? क्या इन पर कोई कानूनन जुर्म नहीं बनता? जिन भारतीय जनता पार्टी ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने 945 करोड़ रुपए चंदा लिया है, उसमें से 35 फर्म ऐसी थी जिनकी दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मापदंडों पर खरी नहीं पाई गई। ऐसी कंपनियों ने चंदा दो धंधा लो का क्रूर खेल किया, उनको सबको उन्होंने रेगुलेट कर दिया। जन विश्वास अधिनियम के बाद नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट 94 तक पहुंच गए। मतलब जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ जो पहले केवल 30-35 मिलते थे, फर्म मिलते थे, अब वो 94 हो गए हैं। यानी कि खूब सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ बनाओ, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम्हें कोई जेल नहीं भेजेगा। 5 लाख तुम जुर्माना कर देना, जमा कर देना, हम और भाजपा के और इलेक्ट्रल बॉन्ड में 2-4 करोड़ 5 करोड़ डाल देना, काम चल जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर मैंने मांग किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे
इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाए अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के माध्यम से इसकी जांच होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी आज के ही अखबार में ये खबर आई है कि लगभग देश में 112 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। आज बाकी किसी नेशनल पेपर्स में नहीं आई है, लेकिन मैंने उसको देखी है, नया इंडिया में आई है और मैं रोज़ देखता हूँ जो चैनल उसके अंतर्गत ये आई थी, तो मैंने उसको निकाल लिया था। कहने का मतलब ये है कि जो सीरियसनेस होना चाहिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग में और जो सीरियसनेस होना चाहिए राज्य सरकार में, वो नज़र अभी भी नहीं हो रही है। अब एक और उदाहरण है कार्बाइड गन। अब कार्बाइड गन का ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सन 23 में खरगोन में ऐसी घटना हो गई थी। उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। ICMR के क्लियर कट डायरेक्शंस के बाद भी कार्बाइड गन पर क्यों रोक नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से सैकड़ों हमारे बच्चों की आंखें चली रही। ये बात असल में इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किस तरह से ये भारत के और मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन सरकारें काम कर रही हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है, चाहे मरे चाहे डूबे, इनको आप चंदा देते रहिए, आपका सारा जुर्म माफ है। तुम अगर कानून में भी परिवर्तन चाहते हो तो लाओ, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दो और तुम्हें किसी को जेल भी नहीं होगी और 2-5 लाख रुपए तुम्हारा जुर्माना होगी, हम छोड़ देंगे। ये मैं तथ्यों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर मैं कह रहा हूँ। और मैं भाई हमारे पुत्र समान राजेंद्र दुबे को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने रिसर्च कर मुझे इस तथ्य दिए जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैंने जो आज पत्र लिखा है, मैंने अपने सोशल मीडिया पर और मेरी वेबसाइट पर डाल दिया है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।